माना जाता है। ठीक है, अच्छा ये तो चलो हो गई बात। एक चीज और थी यहाँ पे, ठीक है, देखिए टोटल जो कंट्रीज हैं वर्ल्ड में जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो है 9। ठीक है, टोटल कितनी है? 9। सबसे ज्यादा रशिया के पास, फिर यूएसए के पास, चाइना, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, पाकिस्तान, इंडिया, इजराइल, नॉर्थ कोरिया। बट इसी को लेके हमारी थोड़ी सी 5-10 मिनट की चर्चा होगी इसके ऊपर। ठीक है, ये लिखा है मैंने वैसे तो 9 कंट्रीज हैव न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, और वो कौन कौन सी हैं? रशिया, यूएस, यूके, चाइना, रशिया, फ्रांस। ठीक है, अब और इंडिया, वो भी है, इंडिया पाकिस्तान वाले, बस यही डिफरेंस है हमारे। ठीक है, फिर मैंने भेजा भी था कि आउट ऑफ 9 कंट्रीज रशिया हैज द मैक्सिमम न्यूक्लियर वॉरहेड्स। ठीक है, अच्छा ये पढ़ा था कि मोस्ट डेंजरस वेपन्स ऑन अर्थ। ठीक है, धरती पर सबसे खतरनाक, ठीक है, हथियार है ये। अब ये हथियार कैसे हैं? एक बॉम्ब या मिसाइल के रूप में। ठीक है, दैट यूजेस, क्या यूज करते हैं, जिसमें क्या यूज होता है? न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, टू कोज एक्सप्लोजन। जो धमाका होता है, जो एक्सप्लोजन होता है, इतना जोर से होता है, इतना ज्यादा उसका प्रभाव होता है क्योंकि उसमें न्यूक्लियर एनर्जी होती है। और न्यूक्लियर एनर्जी जो है दो तरीके की होती है, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए होता क्या है, न्यूक्लियर फिजन होते हैं नाभिकीय विखंडन। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है जैसे एटम बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब, परमाणु बम। और एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है जी, और इसको बोलते हैं हम नाभिकीय, हिंदी में संलयन, नाभिकीय संलयन। अब है तो ये सारी फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स है सारी इसमें, साइंस, बट आपको इसका एग्जाम्पल भी याद रखना है कि ये हाइड्रोजन बॉम्ब जो होते हैं, ये इसका एग्जाम्पल है। हाइड्रोजन बॉम्ब जो होते हैं वो हाइड्रोजन के होते हैं इस प्रोसेस, न्यूक्लियर फ्यूजन। और जो एटॉमिक बॉम्ब होते हैं, एटम, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल जुड़ते हैं और एक बहुत बड़ा, ठीक है, गोला बनाते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। जैसे धरती पे हमारी द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, वो क्या है? सोलर एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, ये जो हम सोलर एनर्जी, जो सूर्य की एनर्जी जो हम तक पहुंच रही है वो न्यूक्लियर फ्यूजन ही है एक्चुअली। ठीक है, सो न्यूक्लियर फ्यूजन इज द बेस्ट, सॉरी, सोलर एनर्जी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। ये भी इसका एग्जांपल आता है जनरल साइंस में कई बार क्वेश्चन। और ये जो अभी न्यूक्लियर वॉर्स की, न्यूक्लियर वार सिचुएशन की बात करें, देखो रशिया के साथ ध्यान देना आप, अभी रशिया और यूक्रेन का लड़ाई हो रही थी। ठीक है, 3 साल हो गए इसको चले हुए। अभी इजराइल की पैलेस्टीन के साथ लड़ाई हो रही थी। ठीक है, ये भी 1 साल से ऊपर हो गया शायद। और ये जो है अभी जो इंडिया और पाकिस्तान की, तो ये ऐसी कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, बट ना तो रशिया ने यूज किया, ना तो इजराइल ने यूज किया, और ना ही इंडिया ने यूज किया। ठीक है, अब देखिए ये क्यों यूज नहीं किया जा सकते? अगर हैं, रशिया के पास तो सबसे ज्यादा है। ठीक है, आई थिंक 5,500 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है रशिया के पास। ठीक है, यूएसए के पास भी 5,000 से ज्यादा, बट ये यूज क्यों नहीं कर पाते हैं? ठीक है, ये यूज क्यों नहीं करते हैं? ठीक है, तो देखिए आज से आपको पता ही होगा सबसे पहली बार और लास्ट टाइम
यूएसए ने यूज किए थे 2 न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। कौन से? 1945 में, ठीक है। और वो हुए थे 6 अगस्त और 9 अगस्त। और याद भी होगा आपको उनका नाम, हिरोशिमा नागासाकी। अब देखिए इनका इतना ज्यादा दुष्प्रभाव है मानवता के ऊपर कि बोला जाता है कि जहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स का यूज हो जाए वहां की अगली 5 पीढ़ियां जो हैं वो अपंग पैदा होती हैं, ठीक है। और एक धमाके से लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो वहां पे ना सिर्फ आदमी मानव बल्कि वहां के पक्षी, जीव जंतु और पेड़ पौधे, इवन सॉइल, एवरीथिंग, ये सारी चीजें जो हैं वो जहरीली हो जाती हैं और आने वाले टाइम पे उसका प्रभाव अगले 2-3 सदियों तक रहता है, मतलब 2-3 सेंचुरीज तक रहता है। तो वो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी हिरोशिमा नागासाकी के जो वहां पे लोग हैं, एक तो बचते नहीं, अगर बचते हैं तो उसके बाद वो अपंगता रहती है लोगों में, ठीक है। अब बहुत ज्यादा ये चीजें खराब हैं। इसके लिए देखिए सबसे पहले यूएसए ने इनको डेवलप किया था, ठीक है। उसके बाद रशिया ने किया, उसके बाद यूके ने किया, ठीक है। रशिया ने किया, सॉरी रशिया तो हो गया, फ्रांस ने किया, इससे पहले चाइना ने कर लिया था। तो ये जो 1 2 3 4 5, ये जो 5 देश हैं जो आपको पता होगा इसमें कॉमन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं ये, जिनके पास वीटो पावर्स है। वही है ना ये 5, ठीक है। वीटो पावर्स है और परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5। अब ये इनके पास वीटो पावर आई कैसे? क्योंकि इन्होंने ही अपनी मनमानी की थी। कैसे? यूएसए, रशिया, यूके, चाइना और फ्रांस, इन 5 ने न्यूक्लियर वेपन्स तैयार कर लिए थे, ठीक है, उनके पास थे। और फिर इन्होंने एक संधि करने की कोशिश की, क्योंकि देखिए इन्होंने देख लिया यूज करके यूएसए ने जापान के ऊपर, और उसका बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, ठीक है, बहुत ज्यादा आलोचना हुई पूरे वर्ल्ड में। तो इनको लगा कि इसके बाद हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे और कोई भी देश किसी देश के ऊपर यूज ना करे, ठीक है। इसके लिए इन्होंने एक प्लानिंग बनाई कि हमारे पास तो हैं, वो डराने के लिए उन्होंने ठीक है रख लीजिए, मगर दूसरे देशों के लिए इन्होंने मना कर दिया कि आप नहीं बना सकते और ना ही टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा नॉर्थ कोरिया, ईरान ये बनाते हैं तो फिर यूएसए नाराज हो जाता है, उनको ट्रेड वॉर मतलब उसकी तरीके से करता है। तो ये सारी चीजें क्यों होती हैं? क्योंकि ये जो देश हैं they have permanent membership of United Nations Security Council as well as they have veto power, ठीक है, वीटो पावर है। इसलिए ये नहीं जानते कि ये जो है ये दूसरे देश जो है इनके सामने खड़े हो जाएं कल को। इसलिए इन्होंने एक संधि साइन की थी, दैट इज एनपीटी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बन सकता है, क्या इंडिया इसका मेंबर है? क्या इंडिया ने इसको साइन किया था? ठीक है, तो वो देखते हैं। एनपीटी का मतलब है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन। ये क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको देखने को अभी। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ठीक है। अब देखिए प्रोलिफरेशन क्या होता है, पता है किसी को? एक वर्ड है इंग्लिश का प्रोलिफरेशन, ये उससे जो है ये सेम वो वर्ड है। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है तीव्रता के साथ कोई किसी चीज में वृद्धि होना, ठीक है। तीव्रता से, बहुत तीव्र गति से किसी चीज में वृद्धि होना, दैट इज प्रोलिफरेशन। सो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन का मतलब है कि तीव्रता से ये वृद्धि ना हो, उसके लिए न्यूक्लियर वेपन्स की उसके लिए संधि हुई थी, दैट इज एनपीटी। ध्यान रखना है आपने कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है ये एनपीटी,
ठीक है। अब ये साइन हुई थी, देखिए इसके लिए 3 स्टेप्स याद रखने हैं। 1 जनवरी 1966 तक जिन देशों ने इनको तैयार कर लिया था, जिन देशों ने इनको टेस्ट कर लिया था, डेवलप कर लिया था, 1 जनवरी 1967 तक उन्होंने ये संधि जो है बढ़ाई आगे के लिए, ठीक है। उन्होंने ये कदम उठाया एनपीटी के लिए, ठीक है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे ना कि इसकी तीव्रता से और देश भी बनाना शुरू कर दें, टेक्नोलॉजी को डेवलप करें, ठीक है। और हुआ क्या था कि इन्होंने 1968 में इसके लिए पास कर दिए और 5 मार्च, अब ये डेट ये और मंथ याद रख लेना, 5 मार्च 1970, ठीक है। अब ये डेट याद रखनी है आपने, हो सकता है कहीं देखने को मिले आप, ठीक है, खासकर टैट में भी आ सकती है, किसी भी टैट में, और कमीशन में किसी भी पेपर में मिल सकता है कि एनपीटी कब साइन हुआ था, ठीक है। और एनपीटी में जो श्रेय है वो किन देशों को जाता है, तो ये 5 देश थे जो जिनके पास वीटो पावर है। अब देखो इनका इंटेंशन देखो किस तरह का है, ठीक है। सो 5 मार्च 1970 को ये साइन हुई थी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ठीक है। अब ये हुई थी, वैसे इसकी जो बातचीत है वो जेनेवा में वो हुई थी, बट ये साइन हुई थी यूएसए के न्यूयॉर्क में, ठीक है, न्यूयॉर्क में। तो ये आपने याद रखना है। अब ये तो बात होगी कि तीव्रता के साथ जो है वो उनको बढ़ाने की, ठीक है, एक रोकाबंदी थी, रोक दिया गया, ठीक है। बट क्या इंडिया ने इसको साइन किया? सो इंडिया डिड नॉट साइन इट, ठीक है, इंडिया डिड नॉट साइन इट, इंडिया ने इसको साइन नहीं किया, क्योंकि उस समय पे प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ये डिस्क्रिमिनेटरी लगा। उन्होंने कहा कि आई एम नॉट रेडी टू साइन ऑन इट, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए आपने जो किया वो डिस्क्रिमिनेटरी है, आपने तो खुद तैयार कर लिए, कल को आप जो है वो किसी को भी डरा धमका सकते हैं, ठीक है। आफ्टर ऑल वी आर डेमोक्रेटिक, इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन कंट्रीज, है ना। मगर आप जो है वो हमें मना कर रहे हैं, कल को आप जो है वो हमें तो किसी भी तरीके से, किसी भी, देखो होता क्या है ना, जब कोल्ड वॉर हुआ था उसके बाद रशिया और जो हमारी ये 2 कंट्रीज हैं, रशिया और अपनी यूएसए, इन्होंने दबाना चाहा छोटी छोटी कंट्रीज को जो नई नई पावर में आई थी, नई नई डेमोक्रेटिक बनी थी, फ्रीडम इंडिपेंडेंट हुई थी, तो इसलिए इन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। और उन्होंने शीघ्र ही, मैंने थोड़े दिन पहले भेजा भी था आपको, 1974 में ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, सुना है ये नाम? मैंने भेजा था आपको। यस सर। हाँ, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा ये लॉन्च किया गया था 18 मई 1974, ठीक है। अब ये तारीख भी, मंथ और ईयर भी याद रखना है। अब इसी की ये थी, क्योंकि इन्होंने साइन नहीं किया तो इन्होंने फिर करके दिखाया, ठीक है, ये टेस्ट करके दिखाया, और ये हुआ था एट पोखरण, ये होते हैं पोखरण में इंडिया, और पोखरण है राजस्थान का वेस्टर्न पोर्शन, दैट इज डेजर्ट, ठीक है। क्योंकि टेस्ट वगैरह होंगे न्यूक्लियर वेपन्स के तो वो डेजर्ट में ही होंगे, है ना, किसी पर्टिकुलर किसी एरिया पे नहीं कर सकते, थार डेजर्ट में है ये पोखरण एरिया, ठीक है, तो वहां पे होते हैं। तो पहला न्यूक्लियर इंडिया का जो टेस्ट था वो हुआ था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, इसका नाम था। एंड ये इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया था क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी थी उस टाइम पे, बट फिर भी इन्होंने करके दिखाया था, ठीक है, इंदिरा गांधी ने। और इसको फिर से एक और ऑपरेशन आया, ऑपरेशन शक्ति, सुना होगा आपने, अगर नहीं सुना है तो इनको याद रखना है आप, वैसे मैंने भेजे थे ये। ऑपरेशन शक्ति जो हुआ था वो 11 मई, इसीलिए तो हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं, 1998, ठीक है। 11 मई 1998 को, ध्यान रखिएगा, 11 मई 1998 को ऑपरेशन शक्ति लॉन्च किया गया था,
ठीक है। और ये भी कहाँ हुआ? पोखरण राजस्थान में, ठीक है, जहाँ होता है। और ये भी यहाँ पे टेस्ट ही किए गए थे, ठीक है। अब इसके पीछे कारण ये था, दोबारा से क्यों किया गया था? क्योंकि इसके पीछे कंटेक्स्ट ये था, उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, और जो सक्सेसफुली लॉन्च किया था ये जो टेक्नोलॉजी थी वो थी DRDO की, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब इसको लीड करते थे उस टाइम पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, जिनको भारत का मिसाइल मैन कहते हैं, मिसाइल मैन ऑफ। तो इनकी लीडरशिप में ये न्यूक्लियर वेपन टेस्ट हुए थे 1998 में। सफल परीक्षण हुआ था, सक्सेसफुल टेस्टिंग हुई थी, इसीलिए 11 मई को हर क्या मनाते हैं हम? ये मैंने भेजा था आपको, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ये तो पढ़ा होगा ना आपने, उसका कंटेक्स्ट ये है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है आपने। एक और चीज, अब आपने ये तो पढ़ लिया कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 को होता है, और ये 2 ऑपरेशन हो गए, ऑपरेशन शक्ति जो बाद में हुआ, पहले ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा हुआ था। बट एक और चीज है कि जैसे NPT बताया मैंने इंटरनेशनल लेवल पे, वैसे ही एक और ट्रीटी हुई थी, दैट इज CTBT। ये हुई थी 1996, ठीक है, सितंबर 1996, सितंबर 1996। अब CTBT का मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर, हालांकि अन है नहीं यहाँ पे, पर ये न्यूक्लियर के लिए ही है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट बैन ट्रीटी, ठीक है। तो बीच में न्यूक्लियर वेपन जरूर आएगा, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट बैन ट्रीटी। मतलब ये जो टेस्टिंग है न्यूक्लियर वेपन्स की, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, ओवरऑल तरीके से, पूरे तरीके से उसको बैन किया जाए, ये संधि साइन हुई थी 1966 में, ठीक है, 1996 में, ठीक है, 1996। तो CTBT या NPT कुछ भी आए, इसकी फुल फॉर्म्स भी याद रख लेना, और इनके ईयर्स याद रख लेना, और ये क्या है उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और ये जरूर देखने को मिलेंगे आपको क्वेश्चन, जिस तरीके से हालात हैं। अब देखिए मैंने बताया था कि 9 कंट्रीज, 5 तो होगी ये, और 4 कंट्रीज कौन थी? एक तो पाकिस्तान है, एक इंडिया है, एक इजराइल है, और एक नॉर्थ कोरिया। ये 4 कंट्रीज हैं जिन्होंने इन ट्रीटीज के बाद डेवलप किए, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन। और इनमें भी सबसे ज्यादा है पाकिस्तान के पास, ठीक है। हाँ, आपको हमें लगेगा कि इंडिया के पास ज्यादा है, बट इंडिया के पास कम है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान, इंडिया, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, ये 4 कंट्रीज है जिन्होंने इन ट्रीटी को साइन नहीं किया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तभी इन्होंने बाद में डेवलप किए हैं, और जिन्होंने साइन किया है वो डेवलप नहीं कर पाए, वो नहीं उनको कर पाए। अब देखिए ये जो है, अब ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई, तो ये सारे क्वेश्चन न्यूज में आ गए, ठीक है। तो यही होता है कि जैसे ही कोई चीज आती है, कल को ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ऑपरेशन शक्ति, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें से, NPT के बारे में पूछ सकते हैं, CTBT के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। वैसे ये देखिए, बट अल्टीमेटली ये न्यूयॉर्क में नोटिफाई की थी, ठीक है, बातचीत इनकी वियना में हुई थी। तो कल को क्वेश्चन आता है तो आपको ईयर पूछा जा सकता है, या फिर इस ट्रीटी के बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए, क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, ठीक है जी।